गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? हम्म तो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं वो अपने चैट बॉक्स में आप मुझसे पूछ लीजिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया, मानसून गर्त। हम्म आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मानसून गर्त और इसके बनने के कारण। चलिए, चक्रवात की बाहरी दीवार का बाहरी भाग, वायुदाब और वर्षा। रेन बैंड क्या है? प्री की स्ट्रेटेजी बता रहे थे, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। वो करेंगे हर्ष, पहले थोड़ा पढ़ लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेस्टर्ली विंड हमेशा बनी रहती है। लालिनो, जो आपका क्वेश्चन है, लालिनो। विक्षोभ क्या है? छोटे चक्रवातों को विक्षोभ कहते हैं। पूर्वी जेट प्रवाह उष्ण चक्रवातों में संबंध, ऐसा कोई इसमें खास संबंध नहीं है। बस ये इनको ईस्ट से वेस्ट की तरफ लाने के लिए कभी कभी काम आ जाएगी। हम्म बाकी सभी को आवाज आ रही है? दीपिका, अल्लिनो, स्पेलिंग तो ठीक लिखो यार। और अपने क्वेश्चंस पूछिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए 65 से 60 मीटर डेप्थ जरूरी होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड आप वेट करिए।
ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए 65 से 70 मीटर डेप्थ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बस मीनाक्षी मैं ठीक हूँ। साइक्लोन में विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सीधी जाने के बजाय बीच में ही ऊपर क्यों उड़ती होगी? बीच में ज्यादा गर्मी है तो गर्म होकर ऊपर उड़ जाएगी। अल्लीनो मुड्डू के यानी अल्लीनो के बनने से पहले बीच प्रशांत महासागर में टेम्परेचर गर्म हो जाएगा और वहां पे हवाएं उठ के बारिश करेंगी। ये रोहित आपने क्या लिखा है? ये ट्रेंड क्या लिखा है आपने? मुझे समझ नहीं आया। ट्रेंड विंड, आपका क्वेश्चन मुझे थोड़ा वापस लिखो इसे। फ्रेश स्नोफॉल क्या है? जो अभी करंट में हुआ है, यानी कि आज हुआ है या कल हुआ है, ये फ्रेश स्नोफॉल कहलाती है। समदाब रेखाएं, ये एक चीज, ये आपका नाम बिट्टू ही है क्या? प्लीज रिप्लाई। भाई आपको मेरे नाम और काम से क्या मतलब है? आपको केवल पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है। मैंने ये बात आपसे पहले भी कही थी, आप जिस भी नाम से पढ़ सको उस नाम से पढ़ो, और जो कुछ मेरे बारे में सोच सको वो सोचो, ठीक है? मेरा काम केवल आपको पढ़ाना है और आपका काम है केवल पढ़ना, ठीक है? हिस्सेदारी थोड़ी निभानी है, नहीं है ना? समदाब रेखाएं, बिट्टू नाम सोच के तुमने सोचा होगा पता नहीं कोई छोटा मोटा कोई पढ़ा रहा होगा ना। क्या लिखा है आपने? हीट आइलैंड। Trade winds come from southern hemisphere, then what will be situation of tropical cyclone in northern hemisphere? कोई बात नहीं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी, जो एक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन करता है वो करेगा, ठीक है ना? साइक्लोन की आइसोबार राउंड शेप में ही क्यों होती है? क्योंकि प्रेशर इक्वली घटता है ना, इसलिए। परसों क्लास का वही से, परसों क्लास ही नहीं है भाई, सैटरडे को आपकी क्लास ऑफ हो गई थी, मैं आउट ऑफ दिल्ली था। इक्वेटर पे कोरिलेस फोर्स क्यों नहीं होता? यानी 0 डिग्री पर कोरियोलिस बल। चलिए, वेस्टर्न कोस्ट पर साइक्लोन कैसे आएंगे? यहां से साइक्लोन आएगा और जब ये ट्रेड विंड के साथ आगे जा रहा होगा तो ये अपने राइट हैंड साइड की तरफ टर्न होगा, क्योंकि कोरियोलिस बल की इस बल से क्या होता है, कोई भी चीज अपने राइट हैंड साइड में टर्न करती है और वापस ये कोस्ट से टकरा जाएगा, ठीक है? सर लैंडस्लाइड हिमालय में ज्यादा होती है या वेस्टर्न घाट में? तुलना करें, तुलना अगर करेंगे तो हिमालय में ज्यादा होगी, वेस्टर्न घाट पर भी होती है ड्यूरिंग मानसून सीजन। वॉकर सर्कुलेशन क्या है? ये आपके खासतौर से नहीं आता है, ये वॉकर संचलन खासतौर से ऑप्शनल का है, लेकिन इसके ऊपर एक बात कर लेंगे, चलो छोटी सी। वॉकर संचलन, चलिए। और चक्रवात में तीनों परतों पर वायुदाब कैसे घट रहा है? मतलब तीन बेल्ट कहाँ बताई, तीन परतें कहाँ बताई भाई मैंने? कौन सी तीन परतों की बात कर रहे हैं आप? तीन परतें जैसी तो कोई मैंने अंकित बात ही नहीं करी है ना? तो अभी पहले मुझे या तो क्लियर करिए कौन सी परतों की बात कर रहे हैं। केरला, कर्नाटका और गोवा में साइक्लोन कभी नहीं आता है क्या? आएगा, क्यों नहीं आएगा? बहुत कम आएंगे, लेकिन अल्लीनो यार मैं क्लास में करा चुका हूं सगुप्ता, है ना? लेकिन आपने यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, शॉर्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे। आगे का हिस्सा, बीच का हिस्सा, आखिरी दीवार, तीन परतें नहीं है वो, तीन इसके
पोर्शन है जहां पे हमें हवाएं डिफरेंट फील होंगी, ठीक है ना, और ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए, अब आपके शायद कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। डायग्राम से क्या होगा, हवाएं अगर यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है तो हवाएं ऐसे आएंगी, और ऊपर कहीं पर हाई प्रेशर होगा वहां से ऐसे आएंगी, तो साइक्लोन तो फॉर्मेशन हो ही जाएगा। इसकी हेल्थ पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। फ्राइडे को क्लास नहीं थी भाई शशि। कोरियलिस बल किस कारण उत्पन्न होता है? अर्थ के रोटेशन से। चलिए, आपके मेन सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, हम क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो मानसून को बात करेंगे एक साथ। इस वक्त तो तुमने सारे टॉपिक बिखेर दिए। चलिए, तो पहले उठाते हैं साइक्लोन को। देखिए, साइक्लोन क्या होता है, सेंटर में लो प्रेशर है, बाहर हाई प्रेशर, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएंगी और ऊपर उड़ जाएंगी, यहाँ पे ये क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगी और यहाँ पर होगी बारिश, ठीक है। कुछ हवाएं इसके सेंटर पार्ट में नीचे उतरेंगे, जिसे हम कहते हैं हवाओं का नीचे उतरना, और जब हवाएं यहाँ पर नीचे उतरेंगी तो यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा और ये शांत एरिया होगा, ठीक है। तो आपने पूछा चक्रवात की आंख में हवाएं जब नीचे उतरेंगी तो यहाँ पर उतरेंगी अंदरूनी पार्ट में, ठीक है। हवाएं क्यों है, ठंडी हैं ऊपर जाके, तो ठंडी है तो यहाँ से जब ड्राई हो जाएंगी तो ड्राई विंड, मैंने आपसे पहले भी कहा था ड्राई विंड आर्द्र पवनों से ज्यादा भारी होती है, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पर कोई भी रेनफॉल नहीं होगी। लेकिन बाहर वाली साइड जहां पर हवाएं ऊपर उठेंगी तो ज्यादा बारिश होगी। इसका सक्रिय भाग ये है, ठीक है। समदाब रेखाओं की जब मैंने बात की थी तो मैंने कुछ समदाब पॉइंट माने थे, कुछ पॉइंट मैंने प्रेशर के माने थे, जैसे 1000, 950, 900, 800, है ना, इसी तरह से 800, 900, 950 और 1000। अब इस 1000 को 1000 से मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे, तो इक्वल एयर प्रेशर को मिलाने वाले लाइन आइसोबार कहलाती हैं। लेकिन ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में ही गोल होंगी, टेम्परेट में नहीं होती हैं, वो हम देखेंगे क्यों नहीं होती हैं। और आज अपन एटलस भी शुरू करेंगे, तो अपना एटलस अपने साथ रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, रेन बैंड वही है, यानी साइक्लोन में हर बैंड में जहां पर रेन हो रही है उसे रेन बैंड कहते हैं। समदाब रेखा आपकी होगी। मानसून गर्त क्या है? मानसून गर्त होता है बेसिकली, जैसे अगर ये सपोज कर ले हमारा इंडिया है और यहां से आ रही है मानसूनी विंड्स एंड ऊपर से आ रही है ट्रेड विंड्स, दोनों का लड़ाई झगड़ा चल रहा है इस एरिया में, तो यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा इस एरिया में, तो ये लो प्रेशर की एक बेल्ट बनेगी, इसे कहते हैं मानसून गर्त। ये अप एंड डाउन होता रहेगा और बारिश इंडिया में होती रहेगी। क्लियर? तो ये होता है मानसून गर्त, जो मानसून को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। चलिए, हीट आइलैंड क्या होगा? हीट आइलैंड बेसिकली होता है कोई भी सिटी है, सिटी में ज्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेंगी क्योंकि बिल्डिंग्स हैं, यहाँ का एल्बिडो कम होगा, और जब ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये एरिया ज्यादा गर्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाहर वाले एरिया में एग्रीकल्चरल लैंड है और इस एग्रीकल्चरल लैंड में टेम्परेचर थोड़ा कम है, इसलिए बाहर हाई प्रेशर, सेंटर में लो प्रेशर, फिर यहाँ पे बाहर हाई प्रेशर, तो सभी तरफ जो ठंडा एरिया है उसके बीच में गर्म एरिया आ गया, तो इसे कहते हैं हीट आइलैंड, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी चीजें रेस्पॉन्सिबल हैं, और जैसे पॉल्यूशन हो गया, कंक्रीट की हमारी सारी स्ट्रक्चर्स हो गई, ठीक है, पॉल्यूशन हो गया, काफी सारी चीज, ट्रैफिक वगैरह, ये सारी चीजें इसके लिए जिम्मेदार है। 0 डिग्री पर कोरियलिस फोर्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी अर्थ 0 से पोल की तरफ
और यहाँ 0 से पोल की तरफ छोटी हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए यहां से कोलिस बल क्या हो जाएगा, इधर राइट हैंड साइड, इधर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो इक्वेटर लाइन इज ए डिवाइडिंग पॉइंट ऑफ कोरियलिस फोर्स डायरेक्शन। वाकट संचलन की जब बात करेंगे तो वाकट संचलन क्या होता है, ये है इंडिया, ठीक है, ये है हमारा साउथ अमेरिका। अब क्या होगा, यहां से जो हवाएं आती हैं इक्वेटर से ऊपर उठती हैं और फिर जाके वहां पे बनाती है, इसे कहते हैं हम कौन सी कोशिका, हैडरली कोशिका। और जो इधर बनती है उसे भी कहते हैं हैडरली कोशिका। तो यहां से हवाएं ऊपर उठेंगी ऐसे, और एक हवा जाके बैठेगी इधर, एक हवा जाके बैठेगी इधर, और फिर ये हवा वापस आएगी इधर, ये हवा वापस आएगी इधर। तो ये दो बेल्ट बनी हमारी, या दो कोशिकाएं बनी, इन दोनों कोशिकाओं को कहते हैं वाकर संचलन। अब इसमें से जो भी पेटी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, अगर ये वाली कमजोर हो जाए और ये वाली पावरफुल हो जाए तो हमारा मानसून अच्छा होगा। अगर ये वाली मजबूत हो गई और ये वाला कमजोर हो गया तो हमारा मानसून बेकार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपके मतलब की चीज नहीं है, ये ऑप्शनल में आता है, तो ऑप्शनल वालों के ज्यादा काम की चीजें हैं, ठीक है। पूर्वी जेट और चक्रवात, देखिए बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। पूर्वी जेट आप जानते हैं किधर से चलेगी, ऐसे। तो अगर साइक्लोन इधर मिल गया इनको, तो ये साइक्लोन को क्या करेंगे, इधर खींच लाएंगे, ठीक है, और ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे तो जेट स्ट्रीम समुद्र के तल पर नहीं चलती है, ऊपर चलेंगे, ठीक है ना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर साइक्लोन बन रहा है और साइक्लोन के ऊपर से जेट स्ट्रीम जब क्रॉस कर रही हो तो ये साइक्लोन कोलैप्स कर जाए, ठीक है ना। ये संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, जो क्लाउड बन रहा है वो ऊपर शिफ्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्या लिख रहे हैं आप, किस कारण उत्पन्न होता है, ये होता है अर्थ के रोटेशन से। हाँ, एटलस आज करवाएंगे। ड्राई विंड भारी क्यों होती है सर, मॉइस्चर विंड हल्की क्यों होती है, क्योंकि वॉल्यूम को निकाल के ही तो पानी शामिल कर रहे हो भाई उसमें। जब वॉल्यूम निकल जाएगा तभी तो उसमें मॉइस्चर शामिल होगा, और मॉइस्चर हल्का होता है। सर ट्रॉपिकल साइक्लोन से बे ऑफ बंगाल साउथ चाइना सी तक ही क्यों सीमित रहते हैं, नहीं रहते, आज बात करेंगे, ठीक है। साइक्लोन आई में एयर की स्पीड कितनी होगी, वहां एयर ही नहीं चलती यार, ऊपर से नीचे आती है। वेस्टर्न कोस्ट पर साइक्लोन की डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज होती है कोल्डिस फोर्स के कारण, फिर ये ट्रॉपिकल की तरफ जाना चाहिए ना। मतलब वेस्टर्न कोस्ट पर साइक्लोन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, वो तो सभी जगह होती है, ईस्टर्न कोस्ट हो या वेस्टर्न कोस्ट हो, वो सारे बनेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ये आपका कंफ्यूजन है, मैंने ईस्टर्न कोस्ट हो या वेस्टर्न कोस्ट हो, दोनों जगह वो जो डायरेक्शन मैंने बताई थी वो सारी डायरेक्शन कौन सी हैं, एंटी क्लॉकवाइज। चक्रवात में दोनों दीवारें जब एरिया के पास आती हैं तो वायुदाब बढ़ जाता है। दोनों दीवारें कौन सी है इसकी, आंख की दीवारें हैं। नहीं, चक्रवात एंट्री करेगा तब बढ़ेगा, अगर दीवार आ जाएगी तो घट जाएगा, क्योंकि सेंटर में लो प्रेशर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अल्लिनो और लालिनो की। अल्लिनो क्यों बढ़ते हैं, जो हमारा सन है इसके ऊपर हाइड्रोजन कहीं कहीं पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, और जिस एरिया में हमारी अर्थ होगी, अगर उस टाइम ये बढ़ रहे होंगे, सौर कलंक बढ़ रहे होंगे, तो ज्यादा हीट हमें मिलती है, और ज्यादा हीट जब मिलेगी तो नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में लो प्रेशर काफी पावरफुल बनेगा, तो सदर्न हेमेस्फीयर से ज्यादा विंड को अपनी तरफ खींचेगा, और जब ज्यादा विंड खींचेगा तो पेरू की कोस्ट का पानी ठंडा हो जाएगा, और दोनों में प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से इंडिया में बाढ़ जैसी कंडीशंस क्रिएट होंगी, ठीक है। तो लालिनो का सिंपल सा है, सौर कलंक बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और थर्ड लाइन क्या लिखेंगे आप, प्रेशर का डिफरेंस बढ़ेगा। अल्लिनो
अल्लिनो क्या है? ये सपोज करिए हमारा इंडिया है और यहाँ पर है हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है। तो जब सर्दियों में सन साउथ में चला जाएगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड इधर एंटर करेंगी और ये सारे गर्म पानी को ले जाकर यहाँ पर फैला देंगी इधर। इससे यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा और पावरफुल बनेगा, लेकिन सन अपनी स्पीड से नॉर्थ में चला जाएगा। इस वक्त तक पानी ठंडा नहीं हुआ है, अब लो प्रेशर यहाँ पर भी है और लो प्रेशर यहाँ पर भी है। और आप जानते हैं कि हाई प्रेशर से ही लो प्रेशर की तरफ विंड आती है, ठीक है। तो अभी विंड आना कम हो जाएंगी और इंडिया में मानसून हल्का रह जाएगा या बारिश कम होगी। आई की लेंथ डिपेंड करती है एयर प्रेशर पर। आटाकामा जलधारा क्या? आटाकामा है ही नहीं जलधारा, वो तो डेजर्ट है। आटाकामा कोई जलधारा थोड़ी है, वहां पे जो जलधारा चलती है उसका नाम है पेरू या हम्बोल्ट। तो आप आज ऐसे करिए, नॉर्थ अमेरिका का मैप निकाल लीजिए, सभी अपने एटलस खोल लीजिए और हाइलाइटर अपने साथ रखिए एंड नॉर्दर्न अमेरिका का मैप निकाल लीजिए। पेज नंबर 79 के आसपास होगा, वहां से निकाल लीजिए। मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं, आप बिट्टू सर वाले पे देखना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं। आप सभी बिट्टू सर वाले पे देखिए, वहां आपको मिल जाएगा। दिख रहा है आपको? देखिए मैंने इस मैप में कुछ सर्किल्स लगाए हुए हैं और अभी सर्किल्स वगैरह आपको कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। इस सर्किल पे अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले आप जो मार्क करेंगे, पहले हम बाहर बाहर वाले एरियाज पे घूमेंगे और उसके बाद हम चलेंगे अंदर वाले लोकेशंस पर, ठीक है। तो सभी अपना जो भी व्यू है वो ठीक कर लीजिए ताकि हम, आप शायद मुझे नहीं देख पा रहे होंगे। क्या मैं आपको विजुअल हुआ? हाँ, चलिए चलिए, ओके ओके ओके। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो आपका मैप है, इस मैप के बाहर बाहर वाले एरियाज में हम घूमेंगे और बाहर जब आप घूमेंगे तो सबसे पहले आपको अलास्का के पास में, यानी कि अलास्का का जो एरिया है, यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? सबसे पहले बेरिंग सी। तो सबसे पहले आप मार्क करिए बेरिंग सी, सबसे पहले बेरिंग सी। अभी वहां पर कुछ लिखना नहीं है। अगर आपको मेरा बोर्ड दिख पा रहा है, क्या मेरा बोर्ड आपको दिख रहा है? दिख पा रहा होगा, आई थिंक। somebody reply me, okay।
तो देखिए बहुत छोटा छोटा लिखना है हमको मैप के ऊपर ही। क्लियर? यानी कि हमें ऐसा नहीं करना कि हम मैप पर लोकेशन देख रहे हैं और लिखें रजिस्टर में। हमें मैप पर ही देखना है, और मैप पर लिखना कैसे है उसको थोड़ा सीख लीजिए, क्योंकि हमें मैप बहुत गंदा होने वाला है अभी अपना। तो मैप को बहुत ज्यादा साफ सुथरा नहीं रखने के लिए एफर्ट ना लगाएं। ठीक है? तो लिखेंगे कैसे? जैसे अगर यहाँ की कोई भी लोकेशन है तो ऐसे मत लिखना आप, ऐसे। ठीक है ना? जैसे यहाँ से आपने एरो लगाया, ऐसे कुछ लिख लिया, यहाँ से एरो लगाया, ऐसे कुछ लिख लिया। ठीक है? इससे आपका पूरा एटलस खराब हो जाएगा। केवल 10-15 लोकेशन ही लिख पाओगे, ज्यादा लोकेशंस नहीं लिख पाओगे। ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करना है वो देखिए। आप 1-2 मैप पर जब करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं आपसे करा रहा हूँ, कोई माउंटेन है, तो इस माउंटेन को इधर ले आइए और यहाँ पर छोटा छोटा उसके बारे में लिखिए। दूसरी लोकेशन के बारे में यहाँ पे आप छोटा छोटा लिखिए, हर लोकेशन के बारे में ऐसे। ठीक है ना? इस तरह से आप लिखेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आ पाएंगे। ठीक है ना? तो पेंसिल से लिखें, अगर आपका गलत भी हो जाए तो उसको थोड़ा मिटा के आप थोड़ा ठीक कर सके, पेन का यूज ना करें और हाइलाइटर का यूज करें। देखिए मैं आपको एक बार बता सकता हूं, करना आप ही को है। कुछ लोग होंगे जो क्या करेंगे, मैप पे ध्यान रखेंगे और साथ में वो खोलेंगे अपना रजिस्टर और रजिस्टर पर वो लिख रहे होंगे। उससे होगा क्या, जब एग्जाम टाइम में हम लोग इसको रिवाइज करते हैं कभी मैपिंग को, तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे करा रहा हूं ग्रेट प्लेन। ठीक है? मैंने वो लोकेशन यहाँ कराई, आपने हाईलाइट यहाँ कर लिया, लेकिन रजिस्टर में इसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन लिख ली। तो जिस दिन आप 5-7 दिन के बाद जब पढ़ने बैठेंगे तो सबसे पहले आप ग्रेट प्लेन के बारे में लिखा हुआ तो सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपको लोकेशन ही पता नहीं कि वो लोकेशन है कहाँ है। और जब मैप में ढूंढने बैठोगे तो आधे घंटे में जाके मिलेगा ग्रेट प्लेन। जो काम हमारा 5 सेकंड में खत्म हो सकता था उसके लिए हमने आधा घंटा लगा दिया। ठीक है? तो चॉइस आपकी है कि आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम है अगर तैयारी करने के लिए या फिर टाइम लगाने के लिए, तो आप आराम से रजिस्टर का यूज करें। और अगर नहीं है तो जो भी कुछ लिखा रहा हूं वो मैपिंग पे ही आप लोग ले आए। क्लियर? चलिए, तो नंबर फर्स्ट जो लोकेशन है यहां पे देखिए, बेरिंग सी। ऊपर ब्लू लेटर में लिखा होगा, स्मॉल लेटर में लिखा होगा बेरिंग सी। केवल अभी हाईलाइट करके देखिए कौन कौन से सी हैं पूरे वर्ल्ड में। बेरिंग सी। यहीं पर ही आपको एक लोकेशन मिलेगी, बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट। थोड़ा गौर से देखें, फिजिकल मैप पे देखना, पॉलिटिकल पे नहीं। बेरिंग स्ट्रेट। जहां बेरिंग सी है यहीं पर ही आपको दिखेगा बेरिंग स्ट्रेट। उसको छोटा सा हाईलाइट करिए, पेंसिल से वहां पर लिखिए छोटा छोटा, इट सेपरेट नॉर्थ अमेरिका टू एशिया। यह उत्तरी अमेरिका से एशिया को अलग करता है। बेरिंग स्ट्रेट के बारे में लिखेंगे, यह नॉर्थ अमेरिका को, यह नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करता है। यह नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करता है। इट सेपरेट नॉर्थ अमेरिका टू एशिया। देखिए लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप अच्छी तरह समझ पाए, मैं दोनों लैंग्वेज में आपको लिखवा दूंगा। ठीक है? तो आप उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर के आराम से पहले मैप को देखें। ठीक है? अब उसके थोड़ा सा नीचे आ जाइए, जहां पर सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा है। आपको अगर मेरा कर्सर दिख रहा हो तो यहां पर, अगर कर्सर आपको दिख रहा है मेरा, यहां पर देखिए गल्फ ऑफ आल्प, यानी कि गल्फ ऑफ अलास्का। मैपिंग में देखिए गल्फ ऑफ अलास्का।
गल्फ ऑफ अलास्का। गल्फ ऑफ अलास्का। देखिए यहां एक चीज समझने की है, आप लोगों ने दो वर्ड सुने होंगे, गल्फ और बे, है ना, GULF, गल्फ एंड बे। क्या डिफरेंस है इनमें? जैसे हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल, और एक है गल्फ ऑफ अलास्का या गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो जहां पर भी आप बे देखें लिखा हुआ, वहां समझ जाइए कि जो भी बे बनेगी वो पीछे से सकड़ी होगी और आगे से चौड़ी होगी। इनके आकार का कोई लेना देना नहीं है, ये पीछे से सकड़ी होंगी और आगे से चौड़ी होंगी, इन्हें हम कहते हैं बे। बात समझ में आई आपको सभी को? लेकिन अगर ये गल्फ है तो ये आगे से सकड़ी होगी और पीछे से चौड़ी होगी, ऐसे। बात समझे आप? दोबारा सुन लीजिए, जो भी बे होती है वो पीछे से सकड़ी होंगी और आगे से चौड़ी होंगी, लेकिन जितनी भी गल्फ होंगी वो आगे से सकड़ी होंगी, पीछे से चौड़ी होंगी। लोग बहुत गलत बताते हैं, जो छोटी है वो बे है और बड़ी है वो गल्फ है ना, बहुत तरह की बातें ज्योग्राफी में लोग बता देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो शेप में, बस इनका शेप देखना, आगे से कौन चौड़ी है और कौन सी पीछे से चौड़ी है, ठीक है, उसी के बेसिस पर हम उसको गल्फ या बे कहते हैं, ठीक है। और जो आपने स्ट्रेट जहां पर देखी, यानी कि आपने देखा इधर बेरिंग स्ट्रेट जहां पर आपने देखी, ये स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट यानी जल संधियां। जल संधि क्या होती है? दो स्थलीय भागों को अलग करने वाली छोटे पानी की सकड़ी लाइन, यानी पानी का सकड़ा एरिया। संकरे एरिया को क्या कहते हैं? जो दो लैंड पार्ट को सेपरेट कर रहा हो, विच सेपरेट द टू लैंड पार्ट। ए वाटर बॉडी विच सेपरेट द टू लैंड पार्ट इज कॉल्ड स्ट्रेट, ठीक है। तो स्ट्रेट कहेंगे जो दो पार्ट को अलग कर रही हो, ठीक है। और मान लीजिए ऐसा हो कि चारों तरफ पानी हो और यहां पर एक आइलैंड हो, सपोज करिए, और ये मेन पार्ट से, यानी मेन लैंड पार्ट से जुड़ रहा हो किसी चीज से, ठीक है ना। तो क्या हो, अगर मान लीजिए कि पानी को अलग करते हुए कोई एक क्या आ गया, लैंड पार्ट आ गया, और ये लैंड पार्ट क्या किया, किसी भी आइलैंड से जाके मिल रहा है, यानी किसी दूसरे स्थलखंड से जाकर इसको जोड़ रहा है, इसे हम कहते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म, ठीक है ना। या इसका हिंदी वर्ड क्या होता है? भू स्तंभ कहते हैं शायद इसे, भू स्तंभ, सॉरी, जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, ठीक है ना, जल डमरू मध्य। ये इसका हिंदी में याद रखें, आइसोथर्म, हिंदी में कहते हैं इसको जल डमरू मध्य। क्लियर? आइसोथर्म क्या होता है? अगर एक मेन लैंड पार्ट है, इससे अगर कोई आइलैंड जुड़ गया है किसी स्थलीय भूभाग से, यानी पानी से नहीं, लैंड पार्ट ने इसको जोड़ दिया है, तो जिसके साथ इसको जोड़ा है हम इस भाग को कहेंगे जल डमरू मध्य या आइसोथर्म, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आप रखना कि व्हाट इज स्ट्रेट एंड व्हाट इज आइसोथर्म, और आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड बे, ठीक है, गल्फ और बे में क्या डिफरेंस है। अच्छा अच्छा, मेजरली जो आप में पीपल्स हैं, आप कौन कौन से स्टेट से आप लोग मेरे से जुड़े हुए हो यार? ये तो पता लगे मैं कहां तक मतलब सुना जा रहा हूं, हाँ? देखो यार, अभी मैं किसी के हैंड जो रेज कर रहे हैं मैं वो तो नहीं देख पाऊंगा, आप मुझे कमेंट में करते रहे हैं। बिहार से, राजस्थान, पटना ब्रांच, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके। राजस्थान, कोटा, भरतपुर, बिहार, वेरी गुड। आपने मुझे एक साथ सभी राज्यों में पहुंचा दिया।
आज किसी की कोई नहीं सुन रहा और आप मुझे घर पे बैठकर पैसे देकर सुन रहे हैं, इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या है ना? आज बेटा बाप की नहीं सुन रहा है और आप अभी 2 घंटे यहाँ पर बैठकर मेरे राजस्थान, चूरू, जयपुर, अजमेर, वेरी गुड, ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। तो यहां पर आपने किया, अब आप इसी के साथ में नीचे की तरफ आएंगे, यानी अलास्का से थोड़ा नीचे आ जाइए। यहां पर आपको ब्लू लेटर में मिलेगा कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। मार्क करिए उसे, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ब्लू लेटर से देखना सींग सा निकला हुआ है, अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में। आप कहां से क्लास ले रहे हैं भाई? मैं दिल्ली में हूं, ठीक है। तो जहां सींग सा निकला हुआ है कैलिफोर्निया, अपना जो मैप है ना, इसके वेस्टर्न या आपके लेफ्ट हैंड साइड में देखना, कॉर्नर में ना नीचे की तरफ निकला एक सींग सा, यहां पर आप मार्क करेंगे कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। स्मॉल लेटर में लिखा है, ब्लू लेटर में लिखा होगा पश्चिम बिहार, दिल्ली, वेरी गुड। मिल गया आप सभी को? देखिए, पाकिस्तान से अगर मैप नहीं लेकर आए होंगे तो सभी को मिल गया होगा, है ना? तो सभी को मिल गया होगा। चलिए, यहां पर जो मैंने आपको बताया, मेरा एरो आप देख लीजिए, मैं आपको एरो से शो कर देता हूं, इधर देखना, यहां पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। इस पर छोटा सा एरो लगाओ और उसको यहां पे लिखो, छोटा सा एरो लगाइए और यहां से लिखिए, इट सेपरेट कैलिफोर्निया टू मैक्सिको। यह मैक्सिको से कैलिफोर्निया को अलग करता है। यह मैक्सिको से कैलिफोर्निया को अलग करता है। यह मैक्सिको से कैलिफोर्निया को अलग करता है। हो गया? इट सेपरेट मैक्सिको टू कैलिफोर्निया, ये मैक्सिको से कैलिफोर्निया को अलग करता है। चलिए, अब इस कॉन्टिनेंट के दूसरे वाली साइड आ जाइए, यहां पे इस वेस्टर्न पार्ट को छोड़िए, अब ईस्टर्न पार्ट में नीचे से आइए आप। तो यहां नीचे आपको मिलेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहां आप देखोगे तो थोड़ा ऊपर से 30 डिग्री लैटिट्यूड क्रॉस कर रहा है, 30 डिग्री लैटिट्यूड यहां से ऐसे क्रॉस कर रहा होगा ऐसे, ठीक है ना? तो अब देखिए, इसको थोड़ा जोड़िए अपनी जो पढ़ी हुई नॉलेज है वहां से। ट्रेड विंड कहां से चलेगी? इस डायरेक्शन में से आएगी, ठीक है। तो सारी ट्रेड विंड क्या करेगी? सारे गर्म पानी को कहां इकट्ठा कर देगी? इस वाली लोकेशन में, यहां आसपास, ठीक है। नहीं, मैक्सिको का नहीं है, मैक्सिको अलग कंट्री है, कैलिफोर्निया यूएसए का पार्ट है। तो जो भी ट्रेड विंड आएगी वो गर्म पानी को इस पूरे एरिया में इकट्ठा कर देगी। अब जब गर्म पानी यहां पर इकट्ठा हो जाएगा तो यहां एक्सट्रीम लो प्रेशर बनता है इस एरिया में, मैक्सिको की गल्फ वगैरह में, ये कैरेबियन सी में, ठीक है। और छोटी छोटी जितनी गल्फ है, यहीं पर है आपका वेस्ट इंडीज वगैरह, जितने भी सारे वेस्टर्न आइलैंड्स हैं, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड, वो सभी इसी एरिया में है। तो जहां इतना ज्यादा लो प्रेशर बन जाएगा, यहाँ पे साइक्लोन भी बहुत जबरदस्त बनेगा। और जो साइक्लोन जबरदस्त बनते हैं उनका नाम क्या है? हरिकेन एंड टार्नेडो। हरिकेन एंड टार्नेडो। यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, जैसे अपने आते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वैसे ही कुछ चक्रवात यहाँ पर बनेंगे। और ये जो चक्रवात होंगे इनका नाम है हरिकेन एंड टार्नेडो। तो वहीं पर ही क्यों आते हैं, ठीक है ना?
लोअर कैलिफोर्निया को छोड़िए, आप कैलिफोर्निया पे रहिए, ठीक है आकाश। ऊपर कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया मैक्सिको का पार्ट है, उसका यूएसए का, ठीक है। मैक्सिको में नहीं है, उसका कलर देखिए पॉलिटिकल मैप में अलग दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहां पर दो चक्रवात आते हैं, इनका नाम क्या है, हरिकेन एंड टॉर्नेडो। अगर कोई आपसे रीजन पूछता है तो पहले आप मैप देखेंगे, उसके कोस्टल एरिया को देखेंगे कि ये ऐसा क्यों है, यहाँ पे पानी क्यों इकट्ठा हो रहा है, तो रीजन्स अपने आप ही निकल आएंगे। अगर बुक में भी नहीं पढ़ोगे और मैप पर अगर कमांड है तो कुछ आंसर तो अंदाजे से होते हैं, यानी यूपीएससी में 20% क्वेश्चन अंदाजे से होते हैं। जिसका तुक्का जितना अच्छा निकला, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं मान लीजिए, और दो बसों के बीच में से आपका अंदाजा है कि मेरी कार आराम से निकल जाएगी, और एक वो है जिसने ब्रेक लगा लिए कि अब मेरी कार इसमें से नहीं निकलेगी, ठीक है। तो यूपीएससी वही है जिसकी कार निकल जाएगी उसको कार मिल जाएगी। बस समझ में आया भाई। सारा गर्म पानी ट्रेड विंड कहां जमा करेगी, इस एरिया में जमा करेगी ना, उसको अभी बोर्ड पे और एक्सप्लेन कर लेंगे, देखेंगे ना। चलिए अब यहां पास में देखिए सारगेसो सी, अभी दोबारा कराएंगे, साइक्लोन अभी खत्म नहीं हुआ है अपना। सारगेसो सी, इसे हाईलाइट करिए। इस एरिया में लोकेट देखिए, जहां नॉर्थ अटलांटिक ओशन लिखा है उसके जस्ट साउथ में लिखा है सारगेसो सी। अब देखिए यहां पर वर्ल्ड में एकमात्र क्या है, लिखना मत अभी, यहां पर वर्ल्ड में एकमात्र तैरती हुई घासें पाई जाती हैं यहां पर ओशन में। तो तैरता हुआ घास है यहां पर, इन घासों का नाम है सारगेसम, इसलिए इस एरिया को कहा जाता है सारगेसो सी। अब वो क्यों यहां पर ऐसा है, क्योंकि यहाँ का पानी स्टेबल कंडीशन में है, इसमें बहुत ज्यादा गति नहीं होती, इसके चारों तरफ धाराएं चलती हैं। जैसे हमारे अगर कटोरी में चीनी डालकर अगर घोले तो चीनी सेंटर में इकट्ठी हो जाती है और स्टेबल रहती है, बहुत दाने धीरे धीरे घूम रहे होते हैं, लेकिन पानी बाहर चारों ओर तेजी से घूम रहा होता है। इसी तरह से इसके चारों ओर धाराएं चलती हैं तो बीच का पानी स्टेबल रहता है, और स्टेबल पानी में क्या उग जाएंगी, घासें उग जाएंगी। तो यहाँ सारगेसम प्रकार की घासें मिलती हैं, ठीक है, और इसलिए इस एरिया को कहा जाता है सारगेसो सी। तो यहां पर आप एरो डाल के दो चीज नोट करिए, देखिए तैरती हुई घासें पाई जाती हैं, तैरती हुई घासें, तैरती हुई घासें पाई जाती हैं। होती है हर्ष, ट्रेड विंडी तो सारे पानी को यहां लाके जमा करेंगी। हम ओशन करंट्स जब पढ़ रहे थे तब मैंने कहा था गर्म पानी को सारा इकट्ठा कर देगी यहां पर, ठीक है। तो वाटर में मूवमेंट तो हो गई। चलिए तो यहाँ तैरती हुई घासें पाई जाती हैं। दूसरी चीज लिखो, घास का नाम क्या है, सारगेसम, सारगेसम, सारगेसम घासें, सारगेसम घासें। होगी, दो चीज लिख ली आपने। चलिए अब इसके ऊपर आइए जहां पे मेरा कर्सर है, इस एरिया में जहां पे सेंट लॉरेंस रिवर वगैरह है, यहां पे आइए। यहां आपको एक लोकेशन मिलेगी बे ऑफ फंडी। यहां मेरा कर्सर ध्यान रखिए, कर्सर कहां है, बे ऑफ फंडी, कनाडा में, कनाडा के कोस्टल एरिया में मिलेगी आपको बे ऑफ फंडी। भाई उससे मूवमेंट होता है तो चारों तरफ धाराएं चलेंगी ना, बीच का पानी स्टेबल हो जाएगा। आप कटोरी में पानी डालो और चम्मच से घुमाओ, तो आपने पूरा पानी घुमाया तो चारों तरफ तो पानी घूम रहा है, लेकिन बीच में चीनी स्टेबल हो गई, बहुत धीरे घूम रही है, ठीक है ना। चलिए यहां मिल गया आपको बे ऑफ फंडी सभी को, ठीक है। अब किसी का देखो कोई एटलस लोगों ने अभी तक लिए नहीं है, या ले लीजिए, क्योंकि आपको घर से बैठ के मुझे कोरियर तो करना नहीं है ना, मुझे तो गिफ्ट भेजना नहीं है। क्या नहीं मिला, जहां मेरा कर्सर है वहां देखिए भाई,
अब एटलस कौन सा है आपका, वो देख लो कौन सा एटलस है, पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों में देख लीजिए, कुछ लोगों का मिल गया है। देखो स्कूल एटलस मैंने पहले ही मना किया था, मैंने पहले ही कहा था स्टूडेंट एटलस ले लीजिए। स्कूल एटलस, स्कूल कहाँ तक चलती है, 12 तक, तो उसमें 12 तक की चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहां लिखिए बे ऑफ फंडी में यहां सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, यहां सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। तो कोई बात नहीं नेहा, ऐसा करिए, अगर यहां पर नहीं है, सेंट लॉरेंस जो रिवर है उससे थोड़ा सा नीचे आप कॉर्नर पे लगा लीजिए, जहां कॉन्टिनेंट है वहां पे लिख लीजिए बे ऑफ फंडी, बे ऑफ फंडी, है ना। थोड़ा निशान लगा लीजिए, क्लास खत्म हो जाए तो आप मोबाइल पे टाइप करेंगे तो लोकेशन आपको अपने आप बता देगा कहां पे है, ठीक है, तो आप उससे कर लीजिएगा। चलिए बे ऑफ फंडी आपका हो गया। ऊपर आइए, यहां पर आइए, ऊपर करिए लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी। लेब्राडोर सी के थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, आपको एक और स्ट्रेट मिलेगी, इसका नाम है डेविस स्ट्रेट। थोड़ा सा ऊपर देखना आप, डेविस जल संधि, डेविस स्ट्रेट। लेब्राडोर सी के थोड़ा सा ऊपर चलना बस, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में, लेब्राडोर सी। इसके थोड़ा सा पास चलोगे आपको मिलेगी डेविस स्ट्रेट। यहां पर एक लाइन लिखिए, इट सेपरेट ग्रीनलैंड टू, इट सेपरेट ग्रीनलैंड टू कनाडा, यह कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग करती है। यह कनाडा से ग्रीनलैंड को अलग करती है। अब देखिए हम मैपिंग में इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, लोकेशंस भी बढ़ेंगी और मैपिंग में इंटेंसिटी बढ़ेगी, यानी अब थोड़े और टॉपिक्स पर डिटेल से बात करेंगे। पहले सभी ओशंस में हम घूमेंगे और फिर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं, पूरे वर्ल्ड का टूर करने वाले हैं हम, ठीक है। बे ऑफ फंडी में क्या था, सबसे ज्यादा टाइड्स आते हैं वहां पे, सबसे ऊंचे टाइड्स आते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए आप हडसन बे, ये वाला हडसन बे बहुत इंपॉर्टेंट बे है, बार बार आप इसका नाम सुनेंगे, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, इसके आसपास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। चलिए, तो ऊपर वाले दोनों सी को छोड़ दीजिए, जो ब्यूफोर्ट और बेफिन बे है इसको छोड़ दीजिए, आपके कुछ काम के नहीं है। क्लियर, तो बाहर बाहर आप घूम लिए, अब चलते हैं इसके अंदर वाले पोर्शन में। तो सबसे पहले इसकी बहुत बड़ी एक जो विशेषता है, इसको मार्क करिए रॉकी, दिस इज रॉकी माउंटेन, ये वाला यहां लिखा है रॉकी माउंटेन। देखो पीडीएफ आपको क्या हुआ है, सारी मिल गई है अभी तक की, यानी 3 दिन आगे तक की पीडीएफ आप तक पहुंच गई है, ठीक है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुत्ते वुत्ते की किसी के नाम पर नहीं है, लेब्राडोर तो बहुत पुराना है। चलिए, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप इसको रॉकी को मार्क करिए, रॉकी किया आपने। अब बहुत आराम से इसको अपने लेफ्ट हैंड की तरफ बाहर निकालिए, अंदर राइट हैंड, मैप के अंदर कुछ मत लिखना, बाहर लिखना, बाहर निकालिए एरो डाल के, एरो डाल के सभी इसको बाहर निकाल लीजिए। और यहां पर 2-3 लाइन लिखिए, अभी नंबर फर्स्ट लिखिए, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट न्यू फोल्डेड माउंटेन इन नॉर्दर्न अमेरिका, सबसे लंबा नवीनतम वलित पर्वत,
सबसे लंबा नवीनतम वलित पर्वत उत्तरी अमेरिका का, ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड का नहीं, उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा नवीनतम पर्वत, फोल्डेड। तो न्यू फोल्डेड माउंटेन इन नॉर्दर्न अमेरिका हो गया। चलिए इसके बाद में आइए, यहां पे इस वक्त ये जो एरिया देख रहे हो ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन, इसी की साइड में देखना, फिजिकल मैप में आपको मिल जाएगा। मिला आपको ग्रेट बेसिन? ग्रेट बेसिन में यहां पर बहुत ध्यान से देखो, एक उल्टा ट्रायंगल लगा हुआ है, उल्टा ट्रायंगल। ग्रेट बेसिन में देखना एक उल्टा ट्रायंगल लिखा है और वहां पे लिखा है -86। एटलस में बहुत ध्यान से देखिए, ग्रेट बेसिन में ही देखना, और यहां पर एक उल्टा ट्रायंगल लगा है, ठीक है, और यहां पे लिखा है -86, -86। सभी लोग शरीर आत्मा से बैठे तो है ना, ऐसा तो नहीं भाग गए? क्योंकि मैं क्लास शुरू करने के 3 से 4 दिन के बाद एटलस शुरू कर देता हूं, लेकिन मैं अभी तक ये सोच में था कि पता नहीं अब कैसे यहां से आपको एटलस करवाई जाए। स्टडी तो हो जाएगी, लेकिन एटलस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना पार्ट है। चलिए, तो यहां आपको मिल गया, हाँ डेथ वैली आपको मिला, बिल्कुल 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 ठीक है। तो डेथ वैली आपको मिल गया, डेथ वैली को हाईलाइट करिए, राउंड करिए और बाहर निकाल लीजिए। उल्टे ट्रायंगल के साथ में लिखा है डेथ वैली, इसको बाहर निकालिए, सर्किल आउट करिए और बाहर निकालिए। और लिखिए उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु, उत्तरी अमेरिका का सबसे नवीनतम बिंदु, उत्तरी अमेरिका का सबसे नवीनतम बिंदु। डेविस स्ट्रेट में मैंने बताया था कि यह ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो रॉकी माउंटेन आपने किया है, यहां पर मैं एक चीज भूल गया, दूसरी लाइन और लिखानी थी आपको। उसके पहले आप देखो, मेरा कर्सर देखिए और यहां पे देखिए एक रेंज है जिसका नाम है कॉस्ट रेंज। अगर आप देखेंगे तो मैप में अगर देखेंगे, कॉस्ट रेंज 2 जगह लिखी है। हडसन खाड़ी में कुछ नहीं लिखा है मैंने, नवीनतम बिंदु नहीं, गहरा बिंदु। नवीनतम थोड़ी होता है बिंदु, सबसे गहरा बिंदु है। तो ये कॉस्ट रेंज है, मिला आपको कॉस्ट रेंज, ठीक है। एक तरफ ये है रॉकी माउंटेन और ये है आपका कॉस्ट रेंज, इन दोनों के बीच में हमने अभी मार्क किया है, क्लियर। तो मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं आपसे कह रहा हूं विच माउंटेन रेंज इज ईस्टर्न मोस्ट माउंटेन रेंज एट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर कौन सा पर्वत सबसे पूर्वतम होगा? क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है ना। डेथ वैली निम्नतम बिंदु है, नवीनतम नहीं, निम्नतम, लोएस्ट। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर सबसे पूर्वतम पर्वत श्रृंखला होगी? तो होगी रॉकी माउंटेन, ठीक है, क्योंकि पश्चिमी तट कौन सा है, ये वाला पूरा, और इस पर सबसे पूर्वतम कौन सा पर्वत आप देख रहे हो? रॉकी माउंटेन सिस्टम, क्लियर। चलिए, तो लिखिए जो सेंटेंस मैं आपको लिखा रहा हूं, यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर
सबसे पूर्वतम पर्वत श्रृंखला है? उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर सबसे पूर्वतम पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर सबसे पूर्वतम पर्वत श्रृंखला है। द ईस्टर्न मोस्ट माउंटेन रेंज एट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका। क्लियर? चलिए अब इसके ऊपर आइए आप, अलास्का रेंज पर थोड़ा ऊपर चलिए, इसी कोस्ट पर थोड़ा ऊपर चलिए, पश्चिम को कोस्ट को पकड़ लीजिए अभी, और इसके साथ साथ चलिए ऊपर, और ऊपर चल के आप इस वाले एरिया में आ जाइए जहां मेरा कर्सर है, जहां आपने गल्फ ऑफ अलास्का किया है, यहीं पर आपको मिलेगा अलास्का रेंज। क्लियर? और यहां पे एक ट्राइंगल लिखा है, देखो ये 6194, 6194 मिल गया आपको? इसको मार्क कर लीजिए, माउंट मैककिनले, माउंट मैककिनले। क्लियर? लिखिए, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का सबसे उच्चतम बिंदु। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का सबसे उच्चतम बिंदु। क्लियर? और आप जानते हैं जो आप किनले का पानी पीते हैं वो ब्रांड का नाम यहीं से लिया गया है, माउंट मैककिनले, और वो कोका कोला का ब्रांड है, पेप्सिको, जो आपका पेप्सिको का ब्रांड है कोका कोला, और वही आपका अटलांटा में उसका पूरा सेटअप है कोका कोला का, और ये पानी भी उन्हीं का है। तो आप जो किनले का पानी पीते हैं ये एमएनसी कंपनी है पेप्सिको, आप उसका पानी पीते हैं और उसका नाम यहीं से लिया हुआ है। क्लियर? आज से 20-30 साल पहले किसी ने सोचा था कि मैं 1 लीटर पानी बोतल में पैक करके किसी को बेच दूंगा? ठीक है, आज हम खरीदते हुए सोचते नहीं, लेकिन 30 साल पहले ये बात सोचना जिसने शुरू किया होगा वो बहुत एडवांस लोग होंगे। चलिए, हाँ चोटी भी कह सकते हैं, सपना हो गया। अब यहां पर आइए आप, यहां एक देखिए माउंट लोगन, नीचे आइए, थोड़ा नीचे आइए, माउंट लोगन दिखा आपको ट्राइंगल? 5959 माउंट लोगन, अलास्का के थोड़ा सा नीचे आइए, यहां पर आपको मिलेगा माउंट लोगन। मिल गया सभी को? लिखिए, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अब इधर आ जाइए, दिस इज एप्लिशियन माउंटेन, एप्लिशियन माउंटेन इस वाले रीजन में, मेरा कर्सर देखिए आप, राइट हैंड साइड कोस्ट पर, एप्लिशियन माउंटेन। मिल गया आपको? देखिए ये क्या है, यूएसए के सबसे ज्यादा रिसोर्सेस इस एरिया में है। बात समझ में आया आपको? तो जितना माइनिंग करता है वो सारा इसी एरिया में करता है, यहां पर थोड़ा बहुत इधर भी करेगा, लेकिन वो मेजरली माइनिंग करता है इधर। यहां पर एक रेंज है जिसका नाम है मेसा बी, है ना, लेकिन लिखा नहीं है आपके एटलस में, ध्यान रखना, नाम है मेसा बी, और वो रेंज है यहां पर इस वाले रीजन में, यहां पर है। ठीक है, ये फेमस है मेसा बी रेंज कोयले के लिए, इस पूरे में रिसोर्सेज मिलते हैं,
लेकिन मेसाबी रेंज स्पेशली फेमस है फॉर कोल। तो यहां पर एक डॉट लगाइए, इसका नाम यहां लिख लीजिए मेसाबी। जहां मेरा कर्सर है यहां पर एक लिख लीजिए अपने एटलस में मेसाबी, इसी जगह पर, और मेसाबी को सर्किल आउट करके बाहर निकाल लीजिए। अभी कोई भी पॉलिटिकल मैप पर नहीं जाएगा, सब फिजिकल मैप पर रहेंगे। तो यहां पर एक रेंज बनाइए, ठीक है, और उसका नाम लिखिए मेसाबी, और उसको बाहर निकालिए और लिखिए मेसाबी कोयले के उत्पादन के लिए जानी जाती है। मेसाबी कोयले के उत्पादन के लिए जानी जाती है। मेसाबी कोयले के उत्पादन के लिए जानी जाती है। हो गया? चलिए अब अपना आज का लास्ट लोकेशन हम देखेंगे, और वो इस एरिया में देखना, यहां पर आपका लिखा है कैनेडियन शील्ड। मिशेल को छोड़ दीजिए दीपिका, मिशेल यहां पर वो ट्राइंगल लिखा है ना, ट्राइंगल को छोड़ दीजिए। माउंट मिशेल इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एप्लिशियन माउंटेन, ठीक है। आप यहां पे करेंगे मेसाबी। मैंने मेसाबी रेंज की बात की है, मैंने आपसे मिशेल चोटी की बात नहीं की है। मिशेल इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एप्लिशियन माउंटेन, ठीक है ना। क्लियर? तो आप यहां पर आइए, कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड इस वाले रीजन में देखिए, बे ऑफ फंडी के यहां पर लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में लिखा होगा, और राउंड शेप दे के लिखा होगा, बड़ा बड़ा, ठीक है। तो यहां देखिए कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड कैपिटल लेटर में लिखा है, और हडसन की बे के साथ साथ में से लिखा है यहां पर, इधर, ठीक है। इसको हाईलाइट करिए, बाहर निकालिए, और यहां पर लिखिए द मिनरल हाउस ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका। यह उत्तरी अमेरिका का खनिजों का घर है। यह उत्तरी अमेरिका का खनिजों का घर है। मिनरल हाउस, देखो शील्ड किसे कहते हैं, शील्ड क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो आपने अगर, जिन्होंने कभी ज्योग्राफी थोड़ा बहुत सुन लिया हो, उन्होंने कभी अगर पेंजिया का नाम सुना है, ठीक है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड का नाम सुना है, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ अंगारा लैंड, लॉरेशिया, ठीक है। तो ये जो उसका कनाडा वाला रीजन है, ये उसका पार्ट है। अब यहाँ बर्फ जमती है, और बर्फ जब पिघलती है तो उसका इरोजन होता है, और जब इरोजन होता है तो पूरे प्लेट्यू को उसने काट दिया है। इससे क्या हुआ है, उस ओल्डेस्ट प्लेट्यू में आजकल खनिज बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो गया है, तो इसे कहते हैं कैनेडियन शील्ड। तो यहाँ यूरेनियम निकलता है, बाकी बहुत रेडियम निकलता है, बहुत सारी चीजें निकलती हैं, उसकी बात करेंगे, ठीक है। और एक अपलेशियन माउंटेन पे एक लाइन और लिख लीजिए, दिस इज ओल्ड फोल्डेड माउंटेन। दिस इज ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, पुराने वलित पर्वत, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स। अपलेशियन माउंटेन पे लिखिए, अपलेशियन माउंटेन। क्लियर? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा संसाधन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, मैंने ये नहीं कहा सर्वाधिक पाए जाते हैं।
सर्वाधिक संसाधन का मतलब क्या होता है? सर्वाधिक सोना, सर्वाधिक चांदी, सर्वाधिक कोयला, एक्सेट्रा। बात समझे? तो ये तो अलग अलग मिलेंगे, किसी एक जगह पर सब चीज मिल जाएगी तो फिर काम खराब हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए। अब देखिए, जो आज मैंने आपको क्लास में कराया, मैंने क्या कराया आपसे? ओल्ड फोल्डेड माउंटेन और न्यू फोल्डेड माउंटेन्स क्या है। मयंक, मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास प्रॉब्लम कब आने वाली है ना, मेरे पास उसका सॉल्यूशन पहले से तैयार है। तुम क्या सोच रहे हो? एक टीचर जब क्लास में आता है ना, आगे क्लास में 200-400 बच्चे बैठे हैं, तो 400 तरीके से ऑलरेडी पहले से तैयार है। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें, आप केवल इतना सोचें कि जब ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो जितना आप उसके पायलट पर विश्वास रखेंगे और आप आराम से नींद का मजा लें और चलने दें अभी गाड़ी को। ठीक है, तो देखिए, माउंटेन 3 बार बने हमारे अभी तक की जो हिस्ट्री में, जो पता है हमें, या ज्योग्राफिकल हिस्ट्री में। कुछ माउंटेन थे ओल्डेस्ट, जैसे अरावली, सतपुड़ा। ठीक है, ये ओल्डेस्ट माउंटेन है। क्लियर? सेकंड टाइप के जो माउंटेन्स आते हैं, यानी कि बहुत पुराने माउंटेन हैं, इसके बाद जो माउंटेन बने इन्हें कहते हैं ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स। इसमें आता है अपलेशियन। और कुछ नए हैं जो आज से लगभग 65 लाख साल पहले से लगभग 100 लाख साल पहले के आसपास बने हैं। इन्हें हम कहते हैं नवीन वलित पर्वत। और इसमें मेजरली आपका क्या आता है? जैसे हिमालय, जैसे रॉकी एंडीज। क्लियर? इन्हें कहते हैं नवीन वलित पर्वत, ये। और अपलेशियन हुआ, हर्सिनियन हुआ। ठीक है, आल्प्स हुआ। आल्प्स तो खैर नहीं आएगा। ठीक है, स्कैंडिनेविया हुआ। बहुत सारे माउंटेन हैं। ये सारे माउंटेन कौन से हैं? ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स। क्लियर? चलिए, और क्या पूछ रहे हैं? आल्प्स तो न्यू है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। आज अपन अब अपने टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं। अपन कर रहे थे साइक्लोन। देखिए, अपना अब डेली का यही पैटर्न रहेगा। डेली लगभग आधा घंटा पौना घंटा हम लोग मैपिंग करेंगे और उसके बाद अपना स्टडी करेंगे। क्लियर? तो इसी पैटर्न पे आपको चलना है। और जिसके पास अभी नहीं थी एटलस वगैरह, वो अपना ले लीजिए और इसी के ऊपर अपना काम करना शुरू करिए। चलिए, हम बात करते हैं। अपना चक्रवात चल रहा था, तो देखिए, लिखिए इसमें विश्व में चक्रवातों का वितरण, यानी विश्व में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का वितरण। विश्व में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का वितरण। तो देखिए कहां कहां पर आएंगे ये। एक मैं छोटा सा वर्ल्ड का मैप बना रहा हूं। और एक बनाते हैं अपन ऑस्ट्रेलिया। देखिए क्या होता है कि जब इधर से ट्रेड विंड्स चलेंगी सारा, तो ये सभी ट्रेड विंड कहां आ गई? इधर आ गई है ना।
और सारा गर्म पानी इस एरिया में इकट्ठा कर दिया, तो यहाँ पे गर्म पानी है। बस समझ में आया? तो यहां से जो भी सारी ट्रेड विंड जाएंगी, क्योंकि अर्थ तो गोल है ना, तो ये सारा नहीं, कॉस्टेंज के बारे में कुछ नहीं लिखना। हाँ, ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, ठीक है ना, लेकिन ग्रीनलैंड आता नॉर्दर्न अमेरिका में है, लेकिन उस पर कब्जा डेनमार्क का है। बात समझ में आया? चलिए, तो सारा गर्म पानी इस वाले एरिया में इकट्ठा हो जाएगा, और जब सारा गर्म पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लो प्रेशर बनेगा, और इससे यहाँ बहुत पावरफुल साइक्लोन आएंगे, जिनमें विंड की स्पीड होगी 300 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ खतरनाक साइक्लोन बनेंगे। यहाँ पे चाइना के साउथ चाइना सी इस वाले में कौन सा बनेगा, इसका नाम है यहाँ पे बनता है हरिकेन। हरिकेन क्यों बनेगा यार? टाइफून, टाइफून, यहां पर बनता है टाइफून, चाइना के पास, ये आता है चीन में, बहुत पावरफुल साइक्लोन है, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया के इस वाले एरिया में आते हैं यहां पर, क्योंकि आएंगे तो 30 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ही आएंगे ना ये, तो यहां पर जो आते हैं इन चक्रवातों को कहा जाता है विली विली, विली विली। क्लियर? जो इंडिया में साइक्लोन आते हैं इन्हें कहते हैं उष्णकटिबंधीय, या तो सिंपल है, हम सिंपल लोग हैं, इंडिया में इनका नाम रखा है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब देखो, यहां से गर्म हवाएं आएंगी, ट्रेड विंड्स आएंगी, और सारे गर्म पानी को लाके इधर इकट्ठा करेंगे, तो ये अल्टीमेटली कहां इकट्ठा हो जाएगा? यहाँ पे। क्लियर? तो साउथ का पानी भी इधर आ गया, नॉर्थ वाला पानी भी इधर आ गया, क्योंकि ब्राजील की शेप ही ऐसी है। यहीं पर आपका पड़ता है वेस्ट इंडीज और कोस्टा रिका वगैरह 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 सारा, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं वेस्टर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो यहाँ पे जब गर्म पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ पे एक्सट्रीम लो प्रेशर बनता है, और जब यहाँ पे एक्सट्रीम लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ पर साइक्लोन भी आएगा। और साइक्लोन का नाम मैंने क्या बताया आपको? यहाँ पर मैंने उसका नाम बताया टॉर्नेडो, और दूसरा मैंने बताया हरिकेन। ये दोनों आते हैं यूएसए एंड वेस्टर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड, यूएसए में आते हैं और वेस्टर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड में आते हैं, और कहीं पर साइक्लोन पूरे वर्ल्ड में ट्रॉपिकल नहीं आएगा। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ आएंगे? 30 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, और वर्ल्ड में 3 लोकेशन ऐसी बनती हैं जहां पर गर्म पानी इकट्ठा हो सकता है, ठीक है। तो 3 लोकेशन ऐसी बनेंगी, एक बनेगा साउथ चाइना सी, ये वाला एरिया, एक बनेगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला पार्ट, और एक बनेगा मैक्सिको की गल्फ और उसके सराउंडिंग एरियाज में। तो यहां पर ये साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है। तो कभी जैसे टॉर्नेडो की बात करें, तो टॉर्नेडो जहां बनता है उस एरिया में टॉर्नेडो का स्ट्रक्चर कैसा होगा? बहुत ज्यादा चौड़े नहीं होंगे, ये बहुत छोटे साइक्लोन होंगे, लेकिन इनमें टेम्परेचर सेंटर में बहुत ज्यादा होगा, इसलिए एक्सट्रीम लो प्रेशर बनेगा। क्लियर? आज आप YouTube पे देखना टॉर्नेडो, मूवी मत देखना, मूवी भी है। तो टॉर्नेडो जब देखोगे, उसकी शेप अगर आप देखोगे, तो शेप में क्या देखोगे आप कि किस तरह से उसमें विंड की स्पीड चलती है, 400 किलोमीटर पर आवर चलती है, जो भी उसके सेंटर में फंस गया उठा के बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो क्या मैप बना रहे हो तुम? मेरी फोटो तो नहीं बना रहे? रब करने से पहले पूछूं मैं, ठीक है। मैंने आपको वर्ल्ड में 4 जगह बताई, जो एक बताई चीन के पास, वहां आता है हरिकेन, टाइफून। ऑस्ट्रेलिया के पास वहां बताया विली विली, और जहां पर आपका
नॉर्दर्न अमेरिका है, वहां पे मैक्सिको की खाड़ी जो अभी हमने किया है, वहां पर आपने एटलस में भी किया है, और अब मैंने आपको बता भी दिया, और नाम है टॉर्नेडो एंड हरिकेन। क्लियर? चलिए, तो अभी हम अपना सेकंड टॉपिक अपना शुरू करने जा रहे हैं, और अपना टॉपिक है आज का शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। चलिए, देखिए, ये साइक्लोन जो बनते हैं इनका संबंध होता है वाताग्रों से। तो पहली चीज तो यही आती है कि वाताग्र कहते किसे हैं, वाताग्र कहां पर बनते हैं, इनमें कैसी मौसमी कंडीशन होगी, और इनका संबंध इनसे कैसे है। ठीक है? जो साइक्लोन 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के बीच में बनते हैं उन्हें कहा जाता है टेम्परेट साइक्लोन या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और इनका संबंध किससे है, वाताग्र। अब देखिए, वाताग्र के बनने के लिए दो कंडीशन हमें चाहिए। एक, नंबर 1, पहली कंडीशन क्या चाहिए, हवाएं या वायु राशियां, है ना, हवाओं या वायु राशियां विभिन्न स्वभावों की हों या विपरीत विपरीत स्वभाव की हों। इसका क्या मतलब हुआ, एक अगर गर्म है तो दूसरी ठंडी, ठीक है ना, एक गर्म और दूसरी ठंडी। क्लियर? जब चक्रवात की आंख किसी स्थान के नीचे आती है तो भाई वायुदाब घट जाएगा। अभी लिखना ही कुछ नहीं है यार, अभी तुम समझो बस, ठीक है ना, लिखो मत, अभी समझिए। नंबर सेकंड, नंबर दूसरा ये चाहिए कि विपरीत दिशा से भी आनी चाहिए, विपरीत दिशा से भी आनी चाहिए। जैसे सामने से आ रही हो ध्रुवीय हवाएं और इधर से जा रही हो पछुआ हवाएं, तो ये ठंडी होगी और ये गर्म होगी, तो इस लोकेशन पे जहां मिलेंगी ये वाताग्र का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आया? तो ये लोकेशन ऐसी है, यानी कि 60 डिग्री और 30 डिग्री सन अप एंड डाउन करता है, तो इस एरिया में क्या होता है, हवाएं यानी कि वायु राशियां ये दोनों अलग अलग है, यानी कि टेम्परेचर आर्द्रता इसमें अलग होगी, टेम्परेचर आर्द्रता इसकी भी अलग होगी। एंड नंबर सेकंड चीज क्या होगी कि ये विपरीत दिशाओं से भी आ रही है, एक उससे आ रही है और एक इस डायरेक्शन से जा रही है। अगर ये दोनों कंडीशन जहां हो रही हो वहां पर क्या फॉर्मेशन होंगे, वाताग्र। क्लियर? तो वाताग्र की डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखिए। लिखिए, वाताग्र, वाताग्र दो विभिन्न वायु राशियों का, दो विभिन्न वायु राशियों का संक्रमण क्षेत्र होता है। वाताग्र दो विभिन्न वायु राशियों का संक्रमण क्षेत्र होता है। वाताग्र बनने के लिए, वाताग्र बनने के लिए
दो परिस्थितियां आवश्यक हैं। वाताग्र बनने के लिए दो परिस्थितियां आवश्यक है। नंबर 1, हवाएं या वायु राशियां, हवाएं या वायु राशियां विपरीत स्वभाव वाली होनी चाहिए। विपरीत स्वभाव वाली होनी चाहिए। नंबर 2, ये पवनें विपरीत दिशा से आनी चाहिए। ये पवनें एक दूसरे के विपरीत दिशा से भी आनी चाहिए। अब एक स्टार पॉइंट डालिए आप लोग, एक स्टार पॉइंट डालिए और वहां लिखिए, जब दो भिन्न स्वभाव की वायु राशियां जब दो भिन्न स्वभाव की वायु राशियां किसी क्षेत्र में आकर मिलती हैं, किसी क्षेत्र में आकर मिलती हैं, तो वे पूर्णतः मिल नहीं पाती। तो वे पूर्णतया मिल नहीं पाती। तो वे पूर्णतया मिल नहीं पाती। पूर्णतः मिल नहीं पाती। एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने के पश्चात, एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने के पश्चात एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने के पश्चात ठंडी और भारी वायु राशि नीचे बैठती है। ठंडी और भारी वायु राशियां नीचे बैठती हैं तथा गर्म और हल्की वायु राशि ऊपर उठ जाती है। तथा गर्म व हल्की वायु राशियां ऊपर उठ जाती हैं। जो आपने ये क्वेश्चन पूछा है अमित, कि जहां हवाएं नीचे उतरती हैं वहां पे वायु दाब बढ़ जाना चाहिए, लेकिन मैंने उस दिन कहा था आपसे कि जहां हवाएं न्यून मात्रा में नीचे उतर रही हैं, पहली चीज, और नीचे उतरते उतरते हवा जब गर्म हो जाएगी और वो दोबारा से ऊपर उठ गई, मैंने ये नहीं कहा कि नीचे आकर बैठ गई, वो नीचे तो आई लेकिन आकर के उन्हीं हवाओं में मिलकर वो दोबारा ऊपर उठ गई मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके। तो जो हवा ऊपर उठ गई वो हाई प्रेशर कैसे बनाएगी, ठीक है ना, इसलिए वहां पर लो प्रेशर बना हुआ है। चलिए अब डालिए वाताग्रों के प्रकार। वाताग्रों के प्रकार। देखिए वाताग्र क्या होता है, मेनली दो ही तरह के होते हैं, लेकिन उनकी एक प्री स्टेज और एक पोस्ट स्टेज हमें पढ़नी पड़ती है, इसलिए ये हो जाते हैं चार तरह के। मेनली होते हैं दो तरह के, लेकिन उसके पहले बनने से पूर्व की अवस्था और बनने के पश्चात क्या कंडीशन हुई वो भी हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो
ये नंबर 1 होगा स्थायी वाताग्र, स्थायी वाताग्र, ठीक है। नंबर 2 होगा उष्ण वाताग्र। नंबर 3 होगा शीत वाताग्र। और नंबर लास्ट जो होगा इसका नाम होगा अधिविष्ट, अधिविष्ट वाताग्र, ऑक्यूलिड फ्रंट, ठीक है। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, आप में से 2-4 लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मुझे क्लास वाली फीलिंग आए, है ना। तो मुझे क्लास की थोड़ी फीलिंग लेने दो, है ना, ताकि मैं थोड़ा अच्छा ये देखो क्या होता है ना कि ये 2 घंटे की मूवी है ना। जब क्लास चलती है तो 2 घंटे की मूवी चलती है। अब मुझे ये पता लगे कि मूवी चल रही है और हॉल पूरा खाली है तो परफॉर्म करने वाले को मजा नहीं आएगा। और दूसरी चीज ये है कि क्लास को मैं इसलिए मूवी समझता हूं कि सभी लोग पढ़ने तो नहीं आए हो आज तुम, है ना, सभी एक मूड में तो नहीं हो। जितना तुम अलग अलग स्टेट से जुड़े हो आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। अब देखो लाइट नहीं आ रही तो फेस, अरे कोई बात नहीं, मत दिखाओ तुम्हारा फेस, मैं तो सभी लोगों से कह रहा हूं, है ना। तो देखो सत्याग्रह जैसी मूवी में अगर आइटम सॉन्ग डाल दिया जाए, नाम रखा सत्याग्रह, और उसमें अगर आइटम सॉन्ग डाल दिया तो तुम सोचो कि सिनेमा वाले हमें क्या देना चाह रहे हैं, क्योंकि सभी लोग तो सत्याग्रह देखने नहीं गए, कुछ लोग तो आइटम सॉन्ग भी देखने गए होंगे ना। नहीं नहीं समझे आप मेरी बात। तो सभी लोग केवल चक्रवात और ये सारी चीज पढ़ने थोड़ी आए हैं, कुछ और भी करने आए हैं। तो ये 2 घंटे की मूवी है, ऐसे ही चलती है क्लास। बस समझ में आया आपको। तो आप मेरे सामने रहो तो थोड़ा दिखता रहे तो क्लास वाली थोड़ी फीलिंग आती रहेगी। चलिए अब देखिए स्थायी वाताग्र क्या होता है। जैसे मानिए ये है 90 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री, है ना। अब यहां से हवा चली ऐसे और यहां से ऐसे गई, ऐसे आएगी हवा। अब इन दोनों के बीच में जब तक ये एक दूसरे के घर में एंट्री नहीं की है, दोनों अपने अपने घरों में है और एक दूसरे के घर में अभी एंट्री की ही नहीं इन्होंने, तो इसे इस वाताग्र को क्या कहते हैं, स्थायी वाताग्र। यानी हवा ना तो ऊपर गई और ऊपर वाली हवा ना नीचे आई, तो इनके बीच में एक स्टेबल यानी सीधा, ये एरिया कैसा है अभी, सीधा, तो ये कौन सा, स्थायी वाताग्र। स्थायी वाताग्र में आपको केवल एक ही चीज याद रखनी है कि जब तक हवाएं एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश ना करें तो दोनों के बीच में एक सीधा वाताग्र बनता है या संक्रमण क्षेत्र बनता है, उसे क्या कहते हैं, स्थायी वाताग्र। बात समझे, लिखिए नंबर 1 स्थायी वाताग्र। स्थायी वाताग्र लिखिए, जब तक हवाएं एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश ना करें, जब तक हवाएं एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश ना करें, अपने अपने क्षेत्र में सीमित रहें, अपने अपने क्षेत्र में सीमित रहें, तो विपरीत स्वभाव वाली इन वायु राशियों जी शुक्रिया शुक्रिया आप सभी का। चलिए तो क्या लिखा आपने, अपने अपने क्षेत्र में सीमित रहें और ना जाएं, तो इनके बीच एक सीधा वाताग्र बनता है ना, सीधा वाताग्र बनता है या सीधा संक्रमण का क्षेत्र बनता है, इसे स्थायी वाताग्र कहा जाता है, इसे स्थायी वाताग्र कहा जाता है।
अब देखो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, तुमने कहा सर आप बड़ा शानदार पढ़ाते हैं, मैं सोच रहा सर आप बहुत सुंदर है ना, तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी, है ना, ऐसा नहीं करना यार, है ना। तो दोनों के बीच एक सीधा वाताग्र बनता है, उसे स्थायी वाताग्र कहा जाता है। क्लियर। अब मैं आपको स्क्रीन मेरी शेयर कर रहा हूं, उस पर एक वीडियो देखिएगा आप लोग, और फिर आप उसको थोड़ा एंजॉय करिए वीडियो को, है ना। मैं आपको एक वीडियो चला रहा हूं, अभी कमेंट वमेंट रहने दो और वीडियो देखिएगा आप। क्लियर। दो मिनट का वीडियो है और इसको थोड़ा तसल्ली बख्श आप देखें। बहुत स्लो चलने वाला है, लेकिन आराम से धैर्य बनाए रखें और देखें। तो मैं एक बार इसको दोबारा चलाता हूं और फिर अब इसको एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा इसको तरीके से देखना। देखिए अभी क्या है, ये जो विंड है अपने अपने एरिया में अपने अपने एरिया में है, और अभी ये एक दूसरे के एरिया में नहीं जा रही है, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, अब कोल्ड विंड वार्म विंड के एरिया में जाएगी। क्लियर। तो कोल्ड विंड अगर वार्म एयर वाले एरिया में जाएगी तो कोल्ड एयर तो भारी है, वो हमेशा नीचे रहेगी, और वार्म एयर हल्की है तो वो सडनली ऊपर उठा देगा उसको। तो कोल्ड एयर को मानिए आप सुमो पहलवान, और गर्म विंड को मानिए पेपर पहलवान, जिसको मना किया हुआ है कि बाहर तेज हवा चले तो बाहर मत निकलना, है ना। तो सुमो पहलवान उसे घर में गया और उसको उठा के सीधा फेंक दिया ऊपर। तो जब कभी ठंडी हवा गर्म हवा में प्रवेश करेगी, उसके एरिया में जाएगी, तो बहुत तेजी से उसको ऊपर उठाएगी, और जितना तेजी से ऊपर उठेगी उतना तेजी से क्लाउड बनेंगे और बारिश होगी। क्लियर। दोबारा सुनिए, मैंने क्या कहा, कोल्ड एयर वार्म एयर के घर में जाएगी और उसको उठा के ऊपर फेंक देगी। जितना तेजी से ऊपर फेंकेगी तो वो बिल्कुल ऊपर उठ जाएगी और ज्यादा तेज बारिश होगी। क्लियर। अगेन, अब क्या हो, अगर मान लीजिए ऐसा हो कि वार्म एयर गलती से कहां चला जाए, कोल्ड एयर के घर में, जैसे पेपर पहलवान कहां चला जाए, किसी घर में चला जाए, कोल्ड एयर के घर में चला जाए, सुमो पहलवान के घर में चला जाए। तो सुमो पहलवान तो घर में बैठ के चाय पी रहा है, लेकिन वार्म एयर गई और पेपर पहलवान उसको गालियां देने लगा मान लीजिए, तो वो तो मरने तो खुद ही गया है। तो वो जाएगा और धीरे धीरे
अब वो खुद ही ऊपर उड़ जाएगा। अभी सुमो पहलवान को गुस्सा थोड़ी आएगा, जब तक 2 4 5 गालियां नहीं सुनेगा तो उसको गुस्सा आएगा बाद में, और अब वो उसको उठा के ऊपर फेंक देगा। तो अब ये धीरे धीरे एक बिल्कुल नॉर्मल स्लोप बनाएगी, मॉडरेट स्लोप बनाएगी, और इसमें ये ऊपर उड़ जाएगी। क्लियर? तो 2 चीजें मैंने आपको बताई कि हवा कब ऊपर उठेगी और कब क्या काम होगा। क्लियर? अब उसको सुनिए। मैंने अभी आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए अगर 2 हवा हो, एक तरफ कोल्ड और एक तरफ वार्म, तो एक तरफ मान लीजिए कोल्ड एयर है और एक तरफ है वार्म एयर। इस वार्म एयर को ब्लू पेन से बनाते हैं। ये है वार्म एयर, गर्म, और ये है कोल्ड एयर। तो वार्म एयर जहां पर आएगी, तो जहां दोनों मिलेंगे, तो ये तो भारी है कोल्ड एयर, और ये क्या है, हल्की है। तो जैसे ही ऐसे घर में जाएगी, तो ये तो हमेशा नीचे रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं ठंडी है तो भारी रहती है। और यहाँ ये कैसा स्लोप बनाएगी, खड़ा, और इस खड़े स्लोप के साथ में वार्म एयर ऊपर उड़ जाएगी और क्लाउड बनाएगी और बारिश होगा। तो यहाँ वातावरण का ढाल कैसा है, एकदम खड़ा। क्लियर? बात समझ गया? तो कोल्ड फ्रंट कैसा बनेगा, खड़ा, यानी अटैकिंग कौन है, ठंडी हवा। जो भी अटैकिंग है उसके नाम से हम उसको जानेंगे। तो अटैकिंग कौन है, ठंडी हवा। ये वार्म अपने घर में बैठी है, कोल्ड गई और इसके नीचे घुस गई और जाके इसने वार्म एयर को ऊपर उठा दिया, तो ढाल कैसा बना, खड़ा, और खड़ा बनेगा तो यहां बारिश ज्यादा होगी। क्लियर? अब क्या हो, मान लीजिए कि ठंडी एयर अपने घर में पड़ी है और वार्म एयर अटैकिंग है उसके ऊपर, वार्म एयर उसके घर में घुस गई। तो ये कोल्ड एयर है, अपने घर में पड़ी हुई है, और वार्म एयर अब इसके घर में घुस गई मान लीजिए। तो वार्म एयर जाएगी और अब ये एक बिल्कुल मॉडरेट स्लोप के साथ खुद ही ऊपर उठती रहेगी धीरे धीरे, क्योंकि वार्म एयर के नीचे तो घुस नहीं पाएगी, है ना। तो अब ये धीरे धीरे हल्का सा स्लोप बनाएगी और इस मॉडरेट स्लोप के साथ ऊपर उठती चली जाएगी। तो जो भी विंड अटैकिंग है, हम उस वातागर को उसी के नाम से जानते हैं। अगर मान लीजिए गर्म हवा अटैकिंग है तो उष्ण वातागर, और ठंडी हवा अगर अटैकिंग है तो शीत वातागर। बात समझे आप? अब इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, रिजल्ट तो सेम ही निकलना है। दोनों बार ऊपर कौन गया, गर्म हवा। एक में जल्दी चली गई और एक में देर से गई। तो जब ऐसा हो कि नीचे ठंडी हवा हो जाए और ऊपर गर्म हवा आ जाए, इसका मतलब वातागर अब क्या हो गया, खत्म हो गया। तो उस कंडीशन को बोलते हैं अधिविष्ट वातागर, ऑक्यूलेड फ्रंट। क्लियर? तो नंबर 2 डालिए, उष्ण वातागर, उष्ण वातागर। ठीक है, ये है ठंडी हवा, कोल्ड, और ये है वार्म। तो लिखिए, जब गर्म हवा आक्रामक होकर, जब गर्म हवा आक्रामक होकर ठंडी हवा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए, ठंडी हवा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए, जब गर्म हवा आक्रामक होकर ठंडी हवा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए, तो वह सामान्य ढाल वाले वातागर का निर्माण करती है। तो वह सामान्य ढाल वाले वातागर का निर्माण करती है। और इसके सहारे सहारे ऊपर उड़ जाती है, और इसके सहारे सहारे ऊपर उठ जाती है। और इसके सहारे सहारे ऊपर उठ जाती है। क्लियर?
आगे लिखिए, इसलिए बादल बड़े क्षेत्र में बनते हैं। बादल बड़े क्षेत्र में बनते हैं, परंतु वर्षा बूंदाबांदी के रूप में होती है, मूसलाधार नहीं होगी। वर्षा ड्रिजलिंग होगी, है ना, ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी। वर्षा बूंदाबांदी के रूप में होगी। क्लियर? अब आइए शीत वाताग्र, डायग्राम ऐसा बनेगा, उसका ध्यान रखना। उष्ण वाताग्र का अगर बनाना है तो बोर्ड से बना लीजिए। अगर डायग्राम आपको बनाना है फटाफट बना लीजिए, सिंपल सा डायग्राम। अब आइए शीत वाताग्र। शीत वाताग्र, आइए नेक्स्ट। अब यहां पे हमने क्या लिखा था, गर्म अटैकिंग थी, तो यहां कर देंगे ठंडी अटैकिंग हो। लिखिए, जब ठंडी हवा आक्रामक होकर, जब ठंडी हवा आक्रामक होकर गर्म हवा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए, गर्म हवा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए, तो वह एक खड़े ढाल वाले वाताग्र का निर्माण करती है। खड़े ढाल वाले वाताग्र का निर्माण करती है, जिसके सहारे गर्म हवाएं तेजी से ऊपर उठती हैं। जिसके सहारे गर्म हवाएं तेजी से ऊपर उठती हैं। बादल सीमित क्षेत्र में बनते हैं। बादल सीमित क्षेत्र में बनते हैं। फर्स्ट केस में रेन होगी ड्रिजलिंग यानी बूंदाबांदी। बादल सीमित क्षेत्र में बनते हैं, परंतु वर्षा मूसलाधार रूप में होती है। परंतु वर्षा मूसलाधार रूप में होती है। शीत वाताग्र कहलाता है। शीत वाताग्र कहलाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लिखिए इसमें अधिविष्ट वाताग्र। अधिविष्ट वाताग्र, ऑक्यूलिड फ्रंट। लिखिए, उष्ण और शीतोष्ण दोनों वाताग्र बनने के पश्चात, उष्ण व शीतोष्ण दोनों वाताग्र बनने के पश्चात गर्म हवा ऊपर, गर्म हवा ऊपर व ठंडी हवा धरातल के समीप पाई जाती है। ठंडी हवा धरातल के समीप पाई जाती है। अधिविष्ट वाताग्र कहलाता है। अधिविष्ट वाताग्र कहलाता है।
अधिविष्ट वाताग्र कहलाता है। क्लियर? एक स्टार पॉइंट डालिए यहां पर। अधिविष्ट वाताग्र चक्रवातों की समाप्ति के सूचक होते हैं। अधिविष्ट वाताग्र चक्रवातों की समाप्ति के सूचक होते हैं। अधिविष्ट वाताग्र चक्रवातों की समाप्ति के सूचक होते हैं। ठीक है, तो 4 तरह के वाताग्र हुए, स्थायी वाताग्र, उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र। अगर ये चारों चीजें समझ में आ गई है तो अब हमें शुरू करना है अपना शीतकालीन चक्रवात यानी शीतोष्ण चक्रवात। तो इसमें 2 लाइन लिख लीजिए क्योंकि आज तो टाइम हो गया है, आज तो उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। 2 लाइनें लिख लीजिए। जो चक्रवात 35 से 65 डिग्री के बीच बनते हैं, जो चक्रवात 35 से 65 डिग्री के बीच बनते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। ये चक्रवात मुख्य रूप से सर्दियों में बनते हैं या शीतकाल में बनते हैं। मुख्य रूप से शीतकाल में बनते हैं। इनकी सर्वाधिक मात्रा उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। इनकी सर्वाधिक मात्रा उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। क्योंकि वहां स्थलीय भागों की अधिकता है। क्योंकि वहां स्थलीय भागों की अधिकता है। क्लियर? तो कल हम इसको शुरू करेंगे दोबारा। अभी जो अपन ने मैपिंग किया है एक बार उसको रात को सोने से पहले आपको देखना है। क्लियर? यानी आपको अब आधा घंटा डेली अपना एटलस पढ़ने की आदत डालनी है, चाहे अपने क्लास में हो या ना हो। उससे क्या होगा, आपके बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। अब पढ़ना कैसे है एटलस को? तटीय क्षेत्र में क्यों बढ़ता है? अरे बाहरी दीवार पर अमित कब घट जाएगा? बाहरी दीवार पे बढ़ेगा यार। स्थायी वाताग्र में कोई वर्षा नहीं होगी। रिकॉर्डिंग कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये अपने वहां से पूछें आप मैनेजमेंट से, है ना। मेरी तरफ से तो अभी रिकॉर्ड हो गया है ये। अब उन्होंने कब देना है कब नहीं देना है वो आप अपने मैनेजमेंट से बात करें। अच्छा, तो मैप को पढ़ना कैसे? मैप को पढ़ना, याद करना कुछ भी नहीं है, बस उसको देखते रहो। देखने का मतलब कौन सा माउंटेन कहाँ है ना, कौन सा सी कहाँ है, कौन सी बे कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है, तो थोड़ा हमको नॉलेज मिलती रहेगी। और जो हमें करना है वो तो हम क्लास में कर ही लेंगे। तो आधे घंटे केवल आपको लेटकर और बड़े वाले मैप को रूम में लटका लीजिए और उसको देखते रहिए, है ना। 2 तकिए सर के पीछे लगाइए और आराम से देखिए उसको आधे घंटे, ठीक है। और बस ये देखिए कौन सा माउंटेन कहाँ है, कौन सी चीजें कहाँ हैं, कौन सा रोड कहाँ से क्रॉस कर रहा है, कौन सा क्या कर रहा है। इससे क्या होगा, आपके मैपिंग बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम कल मिलते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। पहले वाला उसमें कुछ नहीं होगा शशि, उसमें कोई हवाएं अपने अपने एरिया में लिमिटेड रहेंगी, एक दूसरे के एरिया में एंटर नहीं करेंगी। मौसम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कोई बारिश वारिश कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं बाद में।